आपको बता रहे थे कि जब पार्टीशन हो गया, क्या जगह पार्टीशन बंगाल का, तो हम आपको बताए थे पार्टीशन के बाद कि कैसे कैसे स्प्लिट हुआ कांग्रेस में वगैरह वगैरह। हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको पार्टीशन के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे, बंगाल का विभाजन के बारे में। देखिए, जो विभाजन किया गया बंगाल का, तो उसके लिए एक लॉजिक दिया गया सरकार के द्वारा। जान लीजिएगा जी कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, बंगाल एक बड़ा प्रांत है और इसको प्रशासनिक रूप से चलाना कठिन है, बात समझे। तो इसीलिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। तो बंगाल के नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा ये लॉजिक दिया गया कि अगर बंगाल को प्रशासनिक रूप से चलाना कठिन है तो हिंदी स्पीकिंग बिहार और उड़िया स्पीकिंग उड़ीसा को इससे अलग किया जा सकता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार की मंशा स्पष्ट थी कि वह राष्ट्रीय आंदोलन को रिलीजियस या कम्युनल लाइन पर वो डिवाइड करना चाहता था, हिंदू और मुसलमानों में दरार उत्पन्न करना चाहता था। क्लियर जी। फाइनली आपको बता दें कि 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसिल्ड, ठीक है, मतलब रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और रद्द करने की घोषणा की गई, समझे। और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई इन 1911। क्लियर, इसको लिख लीजिए। लिखिए, इन 1911 ब्रिटिश गवर्नमेंट cancelled the partition of Bengal, declared the cancellation of partition of Bengal 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई, ठीक है। एंड it was decided to separate Hindi speaking Bihar and Udiya speaking Odisha from Bengal। और हिंदी भाषी बिहार और उड़िया भाषी उड़ीसा को बंगाल से अलग करने का निर्णय लिया गया। हिंदी भाषी बिहार और उड़िया भाषी उड़ीसा को बंगाल से अलग करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। देखिए, इन 1911 itself, देखिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो डिसाइडेड टू ट्रांसफर कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। देखिए, 1911 में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की राजधानी को 1911 में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ले जाने की घोषणा की गई, ठीक है। देखिए, 1912, देखिए 1912 ईस्वी में बिहार एंड उड़ीसा was separated from Bengal and capital was transferred from Calcutta to दिल्ली। तो
इसको हमेशा आप याद रखेंगे कि 1911 में इन सब की घोषणा की गई थी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? 12 में बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, 1912 में ही राजधानी कलकत्ता से, तो इसको लिख लिया 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया और राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ले जाएगी। तो यहां तक तो आप समझ गए जी, ठीक है। अब देखिए, जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो रहा था उस समय जो हमारे नेता थे, उसमें से कुछ जो है, जैसे कि तिलक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तो तिलक पर, बाल गंगाधर तिलक, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। क्या जी का? और इनको 6 साल की सजा हुई और इन्हें 1908 ईस्वी में मांडाले जेल भेज दिया गया। मांडाले कहाँ है? तो अभी जिसको आप म्यांमार कहते हैं, पहले उसको कहते थे बर्मा, तो वहां भेज दिया। लिखे लिखे कि तिलक वाज convicted of convicted on the charge of sedition and was sentenced to 6 years imprisonment. तिलक पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इन्हें 6 साल की सजा दी गई। लिखे, he was sent to Mandale jail in 1908। देखिए, इन्हें 1908 ईस्वी में मांडाले जेल भेज दिया गया। हो गया। (1908) अब सुनिए जी, क्या मामला है कि अभी नेशनल मूवमेंट, आपको बताए थे कि पिछले क्लास में कि नेशनल मूवमेंट कमजोर पड़ गया। क्यों? कि जो एक्सट्रीमिस्ट था और मॉडरेट के बीच में मतलब सेपरेशन हो गया, स्प्लिट हो गया, तो राष्ट्रीय आंदोलन पूरी तरह से कमजोर पड़ गया। तो और प्लस तिलक जैसे नेता जेल भेज दिए गए। तो 1908 से समझिए या 1907 के बाद कांग्रेस लेड मूवमेंट, कांग्रेस के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कमजोर पड़ गया। तो जब तिलक 1914 में वापस आए तो इनके द्वारा कोशिश की गई कि फिर से राष्ट्रीय आंदोलन को रिवाइव किया जाए। ठीक है, तो रिवाइव किया जाए तो इनके द्वारा एक अलग से पार्टी बनाई गई। यह पार्टी का यह मूवमेंट, उसको कहा गया होम रूल मूवमेंट। समझे? तो होम रूल मूवमेंट जो है उसको शुरू करने की बात पहले सोची गई एनी बेसेंट के द्वारा। समझे? लेकिन तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया और फिर बाद में सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया। समझे? इसको कहते हैं होम रूल लीग। क्या कहते हैं? होम रूल लीग। तो 2 होम रूल लीग हुआ, एक तिलक के द्वारा शुरू किया गया और एक एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया। अब दोनों कैसे काम करेगा? तो क्या किया, दोनों अपना अपना एरिया बांट लिया कि इस एरिया में आप काम करेंगे और इस एरिया में हम काम करेंगे। बात समझ गए? तो लेकिन इसका भी, ये जो होम रूल लीग था, इन लोगों का भी मेथड जो था एजिटेशन का लगभग वैसा ही था जैसा मॉडरेट लीडरशिप का था। तो इसी को खास फायदा हुआ नहीं। समझे? तो
जो राष्ट्रीय नेता थे, जो सारे लोग तो देशभक्त थे ना जी, तो देशभक्त तो थे, तो इन लोगों के द्वारा सोचा गया कि ये सब ठीक नहीं कि कांग्रेस दो भागों में बट गया, हाँ, तो कांग्रेस को फिर से यूनाइट करना चाहिए। और इस समय क्या हुआ, मुस्लिम लीग में, मुस्लिम लीग आपको बता चुके हैं कि 1906 ईस्वी में स्थापना हुई थी, ठीक है जी। तो मुस्लिम लीग में कुछ यंग लीडरशिप आया, लाइक मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये सोचा गया कि क्यों नहीं हम लोग साथ में मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन लड़े, बात समझे। तो इस तरह से 1916 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लखनऊ में। तो इसमें दो बातें हुई, पहला कि कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच एकता स्थापित की गई, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक पैक्ट हुआ जिसको कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। इसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग यूनाइटेड होकर के अंग्रेजों से राष्ट्रीय आंदोलन लड़ेंगे, बात समझ गए जी। तो अब इन सब चीजों को लिख लीजिए, कहां तक लिखिए, देखिए कि इन 1914 तिलक was released from prison and he decided to revive national movement again। देखिए 1914 ईस्वी में तिलक को जेल से रिहा किया गया। 1914 ईस्वी में तिलक को जेल से रिहा किया गया। तुम लिख नहीं रहा है यानी दिख रहा है। 1914 ईस्वी में तिलक को जेल से रिहा किया गया और तिलक के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई। ठीक है, लिखिए ही फाउंडेड होम रूल लीग in April 1916 and another home rule league was founded by started by Annie Besant in September 1916। लिख लीजिए जी कि तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की गई और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में, तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग शुरू किया गया। इसको मिटा दें। थोड़ा सा एनी बेसेंट के बारे में जान लीजिए, चूंकि आपको हम जब पढ़ा रहे थे ना सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, हमको बाद में ध्यान आया कि आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं पढ़ाया है, भूल गए, दिमाग से उतर गया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में थोड़ा बताते तो आप एनी बेसेंट के बारे में भी जान लेंगे। ज्यादा लिख लीजिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, देखिए इट वाज फाउंडेड इन 1875 बाय कर्नल H.S. Olcott and Madam H.P. Blavatsky 1875। देखिए it was founded in 1875 by Colonel H.S. Olcott and Madam
HP Blavatsky at New York in USA। ठीक है, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कर्नल HS ऑलकॉट और मैडम HP ब्लावात्स्की द्वारा न्यूयॉर्क में 1875 में की गई। हो गया, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। लेकिन 1882 द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू अदयार नियर मद्रास। देखिए 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय न्यूयॉर्क से मद्रास के पास अदयार लाया गया। देखिए लेकिन 1897 एनी बेसेंट ज्वाइंट 1897 एनी बेसेंट ज्वाइंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में एनी बेसेंट इसमें शामिल हुई। हो गया जी। लेकिन 1898 एनी बेसेंट फाउंडेड ए संस्कृत सेंट्रल संस्कृत कॉलेज एट बनारस। 1918 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई। देखिए इट वॉज हियर दैट मदन मोहन मालवीय फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916। देखिए यहीं पर 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, BHU। बनारस यूनिवर्सिटी इन 1916। ठीक है, यहीं पर मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया, बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ठीक है, देखिए एनी बेसेंट वाज एन आयरिश। देखिए कि एनी बेसेंट एक आयरलैंड की महिला थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। लिखिए एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट लखनऊ इन 1916। देखिए कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। लिखिए इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर 2 रीजन। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर 2 रीजन्स। पहला, देखिए यूनिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कांग्रेस, दैट इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। देखिए कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच, यानी
नरमपंथी और चरमपंथी के बीच एकता कायम की गई। देखिए, दिस सेशन वाज इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजन। पहला क्या बताए, यूनिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू ग्रुप्स of Congress, that is moderate in leadership, and a pact was signed between Muslim League and Congress, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक संधि की गई या एक समझौता किया गया। लिखिए, समझौता किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता किया गया। देखिए, विच इज नोन एज लखनऊ पैक्ट, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। देखिए, बाय दिस पैक्ट बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू लॉन्च ए यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट। देखिए, इस समझौता के अंतर्गत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा, इस समझौता के अंतर्गत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के द्वारा देखिए, एक क्या बताएंगे, एक यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट बताए। देखिए जी, यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करने के निर्णय लिया गया। लिखिए, इस समझौता के द्वारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। लेकिन दिस सेशन वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस का यह अधिवेशन, कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण। तो आपको याद रखना है कि लखनऊ सेशन चूंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें दो बातें हुई आपको बताए, तो चूंकि ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए इस अधिवेशन को याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। देखिए, इन 1917 एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1917 ईस्वी में सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, in 1917 एनी बेसेंट became the first female president of Indian National Congress। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला बनी। लेकिन 1925 सरोजनी नायडू became the first Indian women president of Indian National Congress। फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। बात समझे? 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। क्लियर जी? अब सुनिए, क्या है ना कि जब ध्यान दीजिएगा जी, आपको बता दें कि ये जो बता रहे थे अभी आपको पार्टीशन, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, तो उसके बाद सरकार के द्वारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आपको बोले थे कि लाया जाएगा, ऐसा प्रॉमिस किया गया था मॉडरेट लीडरशिप को। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार की घोषणा की गई और उसके अंतर्गत 1909 ईस्वी में इंडिया काउंसिल एक्ट पारित हुआ। समझे? यही से अभी आपको बताया कि
अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के लोगों को विभाजित करके रखना ताकि उसका शासन चलता रहे। तो उसके लिए मुस्लिम लीग स्थापित किया गया, कांग्रेस को डिवाइड किया करवाया गया नहीं। उसके बाद जब देखा कि पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब बैकफायर कर गया तो मुस्लिम लीग बनवाया गया। अब उसके बाद भी कांग्रेस को तोड़ा गया। उसके बाद ये कोशिश की गई कि इन लोग को कैसे परमानेंटली डैमेज किया जाए, समझे, मतलब ये जो मुस्लिम हिंदू एकता है उसको परमानेंटली कैसे डैमेज किया जाए। तो उसकी शुरुआत 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में हो गई। उसमें मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। समझे, हम आपको पहले बता चुके कि सारा एक्ट हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे, लेकिन ये रिलेवेंट है इसलिए हम आपको ये बताना जरूरी समझे कि 1909 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट आया उसमें मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। लिख ली इसको, दरअसल लिख ली तो इन 1909 अंडर इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 मुस्लिम्स वेर प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए, मुस्लिम्स वेर प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। इसका मतलब समझ लीजिए, कहा कि मुसलमान खड़ा होगा तो उसको केवल मुसलमान ही वोट देगा। बात समझ गए। जैसे मान लीजिए देवघर में एक मुस्लिम खड़ा हुआ एमएलए के लिए, एमपी के लिए, तो उसको खाली मुस्लिम ही वोट देगा। ये टू नेशन थ्योरी का ये सेकंड स्टेज हुआ एक तरह से, समझ गए। पहला स्टेज तो पार्टीशन ऑफ बंगाल और सब हो गया, और जो भी क्या बता रहे थे मुस्लिम लीग का स्थापना करवाया। नेक्स्ट स्टेज यही हुआ कि सेपरेट इलेक्टेड किया गया। उसी तरह आगे में आपको बता दें, सिखों के लिए, क्रिश्चियन के लिए, दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, समझे। तो खैर, तो आप समझ गए इसको। तो अभी जैसा बताया कि कांग्रेस के विभाजन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ा। तिलक के द्वारा रिवाइव करने की कोशिश की गई। 1916 में दोनों गुटों में एकता कायम की गई। तब तक गांधी जी इंडियन पॉलिटिकल एरिना में प्रवेश की, समझे जी। तो इसके बाद जो कांग्रेस का पीरियड है गांधी जी के आगमन के बाद, उसको कहा जाता है गांधीयन फेज। ये गांधी जी का है इतना ज्यादा प्रभाव था कि उसको क्या कहा जाता है, गांधीयन फेज, मतलब गांधी काल या गांधी चरण। बात समझे। तो थोड़ा सा हम लोग गांधी जी के बारे में जान लें, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम अब पूरा डिटेल तो जाएंगे नहीं हम लोग, लेकिन कुछ बातें आपको बताना हम रिलेवेंट समझते। क्या, तो आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो गांधी के बारे में कुछ नहीं जानता है। और युवा पीढ़ी नहीं, जो हमारे ज्यादातर नेता हैं जो जाके माला पहनाते हैं गांधी जी को 30 जनवरी, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती वगैरह वगैरह पर, तो उनको कुछ नहीं पता है गांधी के बारे में। वो गांधी को यूज करते हैं पॉलिटिक्स के लिए। गांधी बहुत बड़े आदमी थे, बहुत महान आदमी थे। बात समझे। गांधी कितने महान थे इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का कोई देश नहीं जिस देश के किसी न किसी चौक चौराहे पर गांधी की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। बात समझ में आ रही है जी। आपके यहाँ अब्राहम लिंकन का स्टैचू है ना जी। कहने का मतलब मेरा हुआ कि ये रिलेवेंट थे पूरे दुनिया के लिए। और गांधी जी को छोटा बताना, नीचा दिखाना, गांधी जी को गाली देना आजकल फैशन है। पोस्ट 2014 2014 के बाद ये भारत में फैशन चला क्या चीज, कि गांधी जी
कुछ नहीं करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गांधी इस देश के लिए मतलब खतरनाक थे, ये थे वो थे वगैरह वगैरह। एक चीज और आपको हम बता दें कि गांधी जी कोई महात्मा नहीं थे, याद रखिए। वो पॉलिटिशियन थे, बहुत श्रूड पॉलिटिशियन थे। बात समझ गए? हम अपना विचार बता रहे हैं आपको। गांधी जी बहुत श्रूड पॉलिटिशियन थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि किस समय क्या स्टेप लेना चाहिए, समझे? और सिंपल चीज है कि आपका देश जो आजाद हुआ, ध्यान दीजिएगा जी, तो कोई क्रांति हुई थी, कोई की काटा काटी, एकदम खून बह रहा है, लाखों लोग मारे गए, नहीं जी। इसको कहा था पीसफुल रिवॉल्यूशन। ये अलग बात है कि अंग्रेज क्या करके चला गया और कैसे गया, क्यों गया, लेकिन जो इतना लंबा समय तक जो मूवमेंट चलाया गया, समझे? थोड़ा सा आप गांधी के बारे में समझ लीजिए, पढ़े लिखे गांधी जी के बारे में थोड़ा। देखिए, गांधी जी वाज बॉर्न इन 1869 ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। He was born on 2 October 1869 in Porbandar, Gujarat. His actual name was Mohandas Karamchand Gandhi. उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मां का नाम पुतलीबाई। मां का नाम पुतलीबाई, ठीक है जी। हो गया। पत्नी का नाम कस्तूरबा, जिन्हें गांधी जी बा कहकर पुकारते थे, प्यार से क्या कहते थे? बा। क्या बताया जी? इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, मां का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा, जिनको गांधी जी बा कहते थे। सुनिए, जैसे उस समय आमतौर पर लोगों की शादी होती थी बहुत कम उम्र में, तो गांधी जी भी 13-14 साल में गांधी जी की शादी हो गई, तो उनकी पत्नी भी 1 साल छोटी थी। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, लाइक जो आप अपने भाई बहन के साथ करते होंगे उस उम्र में, तो उसी तरह करते थे दोनों जी। और गांधी जी हमारे आपकी तरह एक सामान्य व्यक्ति थे। जो प्रॉब्लम आपके साथ, जो मंदी की वीकनेस है, वो गांधी जी में भी था, समझे? गांधी जी के पिताजी जो थे पोरबंदर स्टेट के दीवान थे। दीवान मतलब प्राइम मिनिस्टर, समझ गए? तो बड़े आदमी क्या बेटा थे, ऐसा नहीं कि हम लोग छोटे थे जब, तो जितना बड़ा आदमी भारत में सबके बारे में बताया जाता था बहुत गरीब थे। गरीब नहीं थे जी, बहुत कम लोग थे गरीब जो बड़े आदमी बने। लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन वो भी उस तरह का गरीब नहीं थे जो आप सोचेंगे। आपके स्टैंडर्ड वाला गरीब नहीं थे। वो नेहरू से अगर कंपेयर करेंगे तो गरीब थे। वो ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि गरीब थे मतलब एकदम बेचारे थे, भोजन नहीं मिल रहा था, उस तरह वाला गरीब नहीं थे। मतलब अब नेहरू के तुलना में गरीब थे, बात समझ गए? लेकिन एब्सोल्युटली वो जो हमारे यहाँ अभी जो गरीबी का हिसाब होता है उस तरह का गरीब नहीं थे। वो मिडिल क्लास के थे। गरीब मतलब क्या थे? मिडिल क्लास के थे। जो उसमें होता था सब व्यक्ति, अब स्कूल दूर में था तो नदी में तैर के पार होते थे, तो इसे तो नॉर्मल चीज था उस समय लोगों के लिए, नहीं जी, समझ गए ना? तो खैर, तो समझ गए। तो गांधी जी गरीब नहीं थे। इनको भेजा गया लंदन पढ़ने के लिए, समझे? उस समय सबसे ज्यादा मतलब जो पॉपुलर कैरियर था, पॉपुलर और
सबसे ज्यादा मालदार कैरियर, बैरिस्टर बनना, समझे, क्योंकि और तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी था नहीं भारत में। किरानी क्लर्क, आईएएस मतलब आईसीएस जो था उसमें तो आप बन नहीं सकते थे, तो आप क्या बनेंगे, तो वकील बनेंगे। क्राइम आज भी हो रहा है, कल भी होता था और आगे भी होता रहेगा, तो वकील। और क्योंकि ये सिस्टम जो था अंग्रेजों का दिया हुआ था, कौन सा सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, जो आम लोगों को पता नहीं था, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती थी, वो था वकील, बात समझे, आपको डिफेंड करने के लिए। तो गांधी जी भी गए थे पढ़ने वकालत। तो हमारे आपकी तरह आप अभी लंदन चले जाएंगे तो थोड़ा अकबकाएंगे कि नहीं जी, तो उसी तरह गांधी जी भी अकबकाए वहां, उसका धीरे धीरे करते 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 वहां से, मतलब सामान्य आदमी थे, इसको आप समझ लीजिए। एक बात और आप समझिए जी, आप किसी की आलोचना तब करिए जब आप उसके बारे में अच्छी तरह जानते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? आप गांधी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, साला गंधिया, क्या साला गंधिया, समझे जी, ये फैशन है भी। आप अपने बुजुर्ग को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरा देगा। उसी तरह गांधी जी हमारे देश के बापू हैं, बापू, फादर ऑफ नेशन। उनको अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरा देश देगा, दूसरा को। आपकी पहचान नहीं पता है आपको, आप विदेश में जाएंगे तो आपको ये पहचान है आपका, वो सब आइडेंटिटी। गांधी और नेहरू, अभी नेहरू जी गाली है, लगभग उसी तरह यूज होते हैं, नेहरू जी का यूज होता है, लेकिन अब यूएस चले जाएंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कहीं चले जाएंगे तो गांधी और नेहरू, ये दो आदमी पूरी दुनिया में फेमस और जानता है लोग, समझ गए। तो खैर, बहुत ज्यादा मार्केटिंग करके आप अपना नाम बढ़ा लेंगे तो मार्केटिंग स्टॉप, नाम स्टॉप। बात समझ में आ रही है? हम डायरेक्ट कुछ नहीं बोल रहे बहुत ज्यादा मार्केटिंग करके आप अपना नाम बहुत फैला लेंगे तो उससे वो नाम उसी समय तक रहेगा जिसमें मार्केटिंग खत्म, नाम खत्म। आपका कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन या इफेक्ट सोसाइटी पर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और कुछ कुछ जो भी, तो आपको याद रखा आता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आप, खैर अब ज्यादा बगड़ आ जाए फिर कौन कंट्रोवर्सी में पड़ेगा जी, कंट्रोवर्सी में पड़ेगा। प्लस आजकल तो टॉलरेंस का भावना है, आके मारने भी लगेगा नहीं जी सुनिए जी, तो आपको क्या बता रहे थे, तो गांधी जी वापस आए 1893 में, समझे, सुनिए। तो 1893 में वापस जब आ गए, क्या करने के बाद, बैरिस्ट्री पास करने के बाद वो 1893 में वापस आ गए। वापस आने के बाद उनको, उनका कोई परिचित था, दादा अब्दुल्ला, जो बिजनेसमैन था बड़ा, उनके किसी मुकदमे की पैरवी के लिए वो साउथ अफ्रीका गए। कहां गए? तो उनको फर्स्ट हैंड वहां पर रेसिज्म मतलब रंग भेद का सामना करना पड़ा। उनको ट्रेन से उठा फेंक दिया गया। जरा ध्यान दीजिएगा कि वहां इतना ज्यादा रेसिज्म था कि पहले उनको टिकट नहीं दिया जा रहा था फर्स्ट क्लास का। तो चूंकि तो बैरिस्टर थे, वो भी ब्रिटिश कॉलोनी था, कौन, साउथ अफ्रीका भी। तो ये नियम कानून बताया कि देखो ये सेक्शन फलना वगैरह वगैरह के अंतर्गत अगर कोई आदमी बैरिस्टर लॉ होगा तो उसको फर्स्ट क्लास का टिकट दिया जाएगा, चाहे वो नॉन व्हाइट भी होगा, समझे। तो टिकट तो किसी तरह मिल गया इनको, तो फर्स्ट क्लास बैठे थे, तो इनको ट्रेन उठा फेंक दिया कि तुम यहाँ क्या कर रहा है, यू ब्लडी इंडियन एंड ब्लैक, समझे, उठा फेंक दिया। तब इनको लगा कि तो गलत बात है। तो वहां पर चरम पर था रंग भेद। तो गांधी जी के द्वारा उसी के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया गया। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। तो आपको याद रखना है, गांधी जी के द्वारा
सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया साउथ अफ्रीका में। वहां पर इनके द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई। वहां पर इनके कई बहुत सारा सत्याग्रह वगैरह इनके द्वारा किया गया। तो इनके बहुत एक जर्मन मित्र हुए कैलेनबैक, क्या नाम था, उनके द्वारा इनको एक बड़ा सा एरिया डोनेट किया गया, जिस पर इनके द्वारा बनाया गया टॉलस्टॉय फार्म। क्या बनाया गया, तो लिख लीजिए। देखिए, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ये लिखिए जी 1893 में ये साउथ अफ्रीका चले गए। लिखिए ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893। लिखिए कि 1893 ईस्वी में ये साउथ अफ्रीका चले गए। एक चीज लिख लीजिए और भी, दादा अब्दुल्ला जो इनका दोस्त था, उनके मुकदमे की पैरवी करने गए थे। लिख लीजिए। His main purpose was to plead the case of his businessman friend दादा अब्दुल्ला। इनके मुकदमे की पैरवी करने गए थे गांधी जी, कहाँ, साउथ अफ्रीका। तो लिखिए कि his first experiment with सत्याग्रह, his first experiment with सत्याग्रह was इन साउथ अफ्रीका। लिखिए कि इनके द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया गया। लिखिए ही फाउंडेड नटाल इंडियन कांग्रेस। लिखिए इनके द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई। लिखिए फाउंडेड Tolstoy farm on the land donated to him by his German friend. He founded Tolstoy farm on the land donated to him by his German friend Kallenbach. लिखिए कि इनके द्वारा अपने जर्मन मित्र कैलेनबैक के द्वारा दी गई भूमि पर टॉलस्टॉय फार्म बनाया गया। हो गया जी। He returned to India in 1915 and founded साबरमती आश्रम in 1916। लिखिए ये 1915 ईस्वी में भारत वापस आ गए। 1915 ईस्वी में ये भारत वापस आ गए। देखिए जी, और 1916 में इनके द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। 1916 ईस्वी में इनके द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। हो गया। अब ये इनकी विचारधारा जो थी किन किन बातों पर आधारित थी, लिख लीजिए। देखिए, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय लिखिए बाय द बुक वॉर एंड पीस written by Leo Tolstoy and Unto the Last written by John Ruskin। लिखिए कि ये
लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक वॉर एंड पीस और जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। देखिए, लिख लीजिए आगे जी, वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ थीरो। लिखिए, ये थीरो की विचारधारा से भी प्रभावित थे। ये थीरो की विचारधारा से भी प्रभावित थे। लिख लीजिए, थीरो। हाँ, लिखिए, आगे लिखिए कि गीता बाइबिल की विचारधारा से भी प्रभावित थे। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय गीता, भागवत गीता एंड बाइबल। अब सुनिए जी क्या मामला है कि गांधी जी वापस आ गए भारत। अब ये जब वापस आए तो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, आपको लिखाए थे ना पहले, कौन थे? तो इसे याद नहीं रखना है, खाली लिख के चले आना घर। एकदम आप लोग लेकिन पढ़ते नहीं जी, गजब करते, समझे? तो लिख लिए, गोपाल कृष्ण गोखले वाज पॉलिटिकल गुरु, लिख लीजिए। देखिए, इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, पहले लिखा चुके आप लोग को। देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर एड्रेस्ड गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम एज महात्मा। देखिए, गांधी जी को पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहकर बुलाया गया। मतलब इनको महात्मा किसने कहा? आगे लिख लिए, एंड गांधी जी कॉल्ड हिम गुरुदेव। किसे? गांधी जी के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा गया। देखिए, सुभाष चंद्र बोस एड्रेस गांधी जी एज बापू। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को बापू कहकर बुलाया गया, फादर ऑफ नेशन। सुभाष चंद्र बोस, याद रखिए, महात्मा किसने कहा? महात्मा कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा किसने? गांधी जी ने, नहीं। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को बापू कहा गया। बात समझे? फादर ऑफ नेशन। सुनिए जी, आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में 36 का आंकड़ा था। कैसा आंकड़ा? 36 का। लेकिन वो आइडियोलॉजिकल था। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वैचारिक मतभेद अलग चीज। अभी देख रहे पॉलिटिक्स का कितना नीचे गिर गया स्तर। किसी के माँ, किसी के कुछ पर आप बना रहे हैं कुछ मीम्स नहीं।